रघुवीर सहाय की कविता रामदास की व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। हम व्याख्या की शुरुआत करें उससे पहले इस कविता का संदर्भ जान लेना आवश्यक है, जिससे यह कविता समझने में आसानी हो। संदर्भ इस प्रकार है कि स्वाधीनता के बाद अर्थात स्वतंत्रता के बाद जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसमें साधारण जनता की जो हालत हुई वह रघुवीर सहाय की रामदास कविता में बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। वे कहते हैं कि उनके भीतर दुख की कई परतें समाई हुई हैं और दुख के खिलाफ कई सतहें भी हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना में आम जनता को उनके अधिकारों से दूर रखा गया, वंचित रखा गया और उनका शोषण कर करके उन्हें अंतर्मुखी बना दिया, इतना डरपोक बना दिया कि वे दूसरों के लिए तो क्या, अपने लिए भी, अपने अधिकारों के लिए भी या अपने अन्याय के खिलाफ भी खुलकर बोलने में, विरोध करने में डरते थे। और वही इस कविता में हम देखते हैं। रामदास एक काल्पनिक पात्र के माध्यम से कवि ने बताया है कि कैसे एक रामदास अकेला पड़ जाता है और जो भीड़ है वह इतनी डरपोक है, स्वार्थी है कि उसे रामदास से कोई लेना देना नहीं। उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता नहीं कि आज जो रामदास के साथ हुआ है कल उनके साथ भी होगा। तो ये कविता का संदर्भ हुआ। आगे हम इस कविता की पदों की व्याख्या देखते चलते हैं और अन्य पाठ्य सामग्री भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ हम पदों की व्याख्या, विशेषता और शब्दार्थ देखते चलेंगे। पहला पद है, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। व्याख्या है, रामदास नामक एक व्यक्ति है। यह उसी के विषय में है कि एक दिन की बात है कि दिन के समय घने बादल छाए हुए हैं, वहां सड़क चौड़ी है लेकिन पतली गली से जुड़ी है। उस दिन रामदास बहुत उदास था, दुखी था, क्योंकि आज उसका अंतिम समय आ गया था। वह मरने वाला था और उसे पहले से यह बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी और रामदास को भी यह मालूम था और लोगों को भी यह पता था। तो यह उसकी व्याख्या हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौड़ी सड़क अर्थात खुलेआम ऐसे रास्ते पर जहाँ लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और दिन के समय घनी बदली अर्थात निराशाजनक वातावरण था, दुख का वातावरण था, सूरज कहीं छुप गया था और रामदास इतना असहाय था कि वह मरने के लिए निकल पड़ा था। तो विशेषता इस प्रकार है कि उन दिनों आम व्यक्तियों की दयनीय हालत को बताया गया है। साथ ही आप कठिन शब्दों के अर्थ भी देख रहे हैं। अगला पद है, धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। व्याख्या है, रामदास दुखी सा धीरे धीरे मरने के लिए अकेला चल रहा था। मन ही मन सोचता है कि इस कठिन घड़ी में किसी को साथ ले लूं, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो सभी उपस्थित थे और जो लोग भीड़ बनाए खड़े हुए थे उसमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। रामदास को बचाने के लिए कोई कुछ नहीं प्रयास कर रहा था, ना ही बचाने के लिए कोई किसी के पास शस्त्र था। सभी निहत्थे थे, सभी को मालूम था कि आज रामदास की हत्या होगी, फिर भी सब चुप थे, उसका तमाशा देखने के लिए खड़े थे। विशेषता है, आम जनता की मानसिकता बताई है कि वे अपने आप को कमजोर समझते हैं, किसी अत्याचार का विरोध नहीं करते और जो अन्याय हो रहा है उसे भाग्य समझकर स्वीकार करते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं वे भी ऐसे असहाय व्यक्ति की मदद करने आगे नहीं बढ़ते। वे न अपने लिए लड़ते हैं और न दूसरों के लिए। अगला पद है, खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सदे कदम रख कर के आए लोग सिमट कर आंखें गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। व्याख्या है, रामदास दोनों हाथ अपने पेट पर रखे बीच सड़क पर खड़ा था, मतलब वह भी मरने के लिए बिना विरोध किए तैयार। और जो भीड़ खड़ी थी वे सभी संभल कर चलते हुए उसके पास
आकर उसे मरते देखने के लिए आंखें गड़ाए खड़े हो गए। मतलब दूसरों ने भी उसकी सहायता करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे मरते हुए देखने के लिए सभी इंतजार करने लगे। विशेषता है कि यहाँ पर देश के लोगों की मानसिकता बताई गई है कि सब स्वार्थी हो गए हैं। भीड़ में खड़े लोग यह सोचकर खुश हैं कि उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा है, वह मर रहा है, मरने दो। इतनी विचार शक्ति नहीं है कि कल को हमारी भी बारी आ सकती है। अगला पद है, निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। व्याख्या है कि भीड़ खड़ी थी, तभी चौड़ी सड़क की गली से एक हत्यारा निकला और रामदास का नाम पुकारा और अपने हाथों में चाकू को मजबूती से पकड़कर उसे चाकू मार दिया, जिससे खून का फव्वारा छूट गया। उसका खून चारों ओर बिखर गया और भीड़ ने कहा, उसने तो कहा ही था कि हत्या होगी, तो हो गई। इस बात का किसी को कोई दुख नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। सभी ने अत्याचार को सामान्य बात की तरह स्वीकार कर लिया। विशेषता है, लोगों के स्वार्थीपन के कारण हत्यारे बिना डरे घूमते हैं और खुलेआम हत्या करते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि जनता डरी हुई है। अगला और अंतिम पद है, भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह, लोग नीडर उस जगह खड़े रह, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। व्याख्या इस प्रकार है कि गली से निकलकर हत्यारा आया और उसने चाकू से रामदास की हत्या कर दी। भीड़ देखती ही रही, किसी ने कुछ नहीं किया। जिस प्रकार वह आया उसी प्रकार भीड़ को ढकेल कर हत्यारा वापस चला गया। वहां खड़ी हुई भीड़ निडर होकर वहां खड़ी रही। वहां किसी को यह डर भी नहीं था कि ऐसा खून खराबा हो रहा है, कोई दुख नहीं था। वैसे ही निडर के निडर वे बिना डरे खड़ी रही और बार बार कहने लगी, देखो देखो रामदास मरा पड़ा है। और वह भीड़ उन लोगों को यह विश्वास दिला रही थी जिन्हें शक था कि रामदास की हत्या होगी। जिन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि रामदास की हत्या होगी, उसने बोला है तो भी उसकी हत्या होगी, वे इस बात को सच नहीं मान रहे थे। उन लोगों को बता रहे थे वे कि देखो, बुलाने लगे, आओ आओ देखो, ये सबूत है। उसने जो कहा था रामदास को मार डालेगा, हत्या करेगा, हत्या हो गई। वे सबूत दिखा रहे हैं। विशेषता है कि ऐसी स्थिति में आम जनता हत्यारों से अधिक खतरनाक होती है, जो निष्क्रिय हो जाती है, डरी हुई रहती है, स्वार्थी बन जाती है, क्योंकि ऐसे चुप रह जाने वाले लोग देश और समाज को खोखला करते हैं। जो काम हत्यारे चाकू से करते हैं, ऐसे चुप रहकर मानवता की हत्या करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा सभी पदों की व्याख्या यहाँ पूरी होती है। कठिन शब्दों के अर्थ हैं, विशेषता दी है। फॉर्मेट आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए फॉर्मेट बनाया जाता है। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो, 2 × 7 = 14। तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा।
पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, जो होगा सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई दो, 15 × 2 = 30। तो यहाँ पर आपको कविता का नाम लिया जाएगा, जिसकी आपको सारांश लिखकर विशेषताएं लिखना होगी। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि किसी कविता का प्राकृतिक सौंदर्य लिखिए, या जो कविता है उसमें कोई वीरता की कविता है तो वीरता का सारांश लिखिए, या कविता के आधार पर किसी चीज की महिमा मंडन किया गया है तो महिमा का वर्णन कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखना होगा। तो आगे हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहला बिंदु होता है शीर्षक। जो शीर्षक आपको प्रश्न के आधार पर लिखना होगा कि जो भी कविता आपको सारांश के लिए लिखने के लिए पूछी गई है वैसा आप शीर्षक बनाएंगे। उसके बाद रचनाकार का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तीसरा बिंदु होगा सारांश। तो पूरे चैप्टर का सम्मिलित विस्तार से सारांश लिखना होगा। इसके लिए आप जो ससंदर्भ व्याख्या में पदों की व्याख्या की गई है उसका सहायता लेकर सारांश बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और विशेषता की हर पदों में हमने दी है कि क्या विशेषता है, वैसे ही संकलित रूप से आप उसकी विशेषता तैयार कर सकते हैं कि कवि क्या संदेश दे रहे हैं और उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो यह हो गया तीसरा प्रश्न कि किस प्रकार से उसका उत्तर लिखा जाएगा। और अगर मैं यहाँ सारांश लिखूंगी सभी पदों को संकलित रूप से तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, क्योंकि सभी कुछ आपके लिए वीडियो के पहले भाग में उपलब्ध है। प्रश्न 3, रामदास कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो शीर्षक लिखेंगे रामदास, उसके बाद कवि का संक्षिप्त परिचय, और प्रश्न में सारांश पूछा गया है तो साइड हेडिंग डालेंगे हम सारांश, जो इस प्रकार है। स्वाधीनता के बाद जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसमें साधारण जनता की जो हालत हुई वह रघुवीर सहाय की रामदास कविता में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। इस कविता के संदर्भ में वे कहते हैं कि उनके भीतर दुख की कई परतें समाई हुई है और दुख के खिलाफ कई सतहें भी हैं। इस कविता में उनकी रचनात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। मानवीय सभ्यता पर तथा मानवीय आत्मा पर आक्रमण को उन्होंने निरस्त करने के कई प्रयत्न किए हैं और ये कविता लिखने का उद्देश्य भी यही है कि लोग इस कविता के माध्यम से अपनी सच्चाई जाने और अपने अधिकारों को जाने, अपना स्वार्थीपन छोड़ें। तो इस तरह लोकतंत्र की सच्चाई को वे पूरे साहस के साथ इस कविता में सबके सामने लाते हैं। इस कविता में एक सपाट और सीधा वक्तव्य है, क्योंकि वे जानते हैं कि 2 अर्थ वाले शब्द हमेशा खतरनाक होते हैं। सत्ता इनका उपयोग अपने पक्ष में कर सकती है, इसलिए वे पहले ऐसी भाषा पाना चाहते हैं जिसके 2 अर्थ न हो। इसलिए यह कविता हम देखते हैं एकदम खड़ी बोली में लिखी गई है। रघुवीर सहाय की यह कविता उनके समकालीन संदर्भों के साथ साथ वर्तमान संदर्भ की भी कविता है, क्योंकि
देश की आज़ादी के बाद जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई तब से लेकर हम देखते हैं कि वर्तमान में ऐसी स्थिति कुछ कम अभी भी दिखाई देती है। यह आम आदमी की निस्सहायता की कविता है। हत्या की सरेआम घोषणा के बाद अपनी जान न बचा पाने की, अकेले पड़ जाने की, मृत्यु के कुछ क्षण पहले की घनघोर उदासी की और समाज के संवेदनहीनता की कविता है। हत्यारा रामदास को मारने की घोषणा पहले ही कर चुका है। हत्यारे की यह हिम्मत क्रमशः ही बढ़ी होगी। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि हत्यारे के पीछे किसी राजनीतिक सत्ता का समर्थन होगा। फिर भी उसकी हिम्मत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लोगों में आपसी एकता का न होना, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का होना। इसलिए कविता में रामदास एक बार किसी को साथ लेने के बारे में सोचता है, पर या तो वह इसी अविश्वास के कारण किसी को नहीं बुलाता या फिर लोग एकता की कमी या डर के कारण उसका साथ नहीं देते। सभी लोग रामदास की इस पूर्व घोषित हत्या के मूक दर्शक हैं। हत्यारा फिर उसी भीड़ के बीच से वापस लौटता है, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं, कोई उसका विरोध करता नहीं। वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। यह भीड़ की, लोगों की के चरित्र को बताता है, शायद डर से कि कहीं उनकी भी हत्या ना हो जाए। लेकिन इस कविता का संदेश ही है कि रामदास कोई भी जन सामान्य हो सकता है। मूक दर्शकों में से ही कोई अगला रामदास हो सकता है। वास्तव में यह मानवता और जनसाधारण की सरेआम हत्या की कविता है। रघुवीर सहाय की इस कविता में भी अद्योपांत भय विद्यमान है, ऐसा डर जो रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा है। यहाँ भय की अभिव्यक्ति अत्यंत सरल शब्दों व प्रतीकों के माध्यम से कवि ने की है और उद्देश्य यह है कि एक साधारण निरीह मनुष्य की हत्या की त्रासदी का वर्णन करना भर नहीं है, बल्कि वह ऐसी हत्याओं के प्रति लोगों की सो चुकी संवेदना को जगाना चाहते हैं कि ऐसी हत्या का अगला ग्रास वे स्वयं न बने। विशेषता है रामदास उदास है, सभी को पता है कि उसकी हत्या होगी, पर उसकी सहायता करने के बजाय वे रामदास की हत्या के एक एक क्षण का आनंद उठाना चाहते हैं, ताकि वे यह सब बता सकें कि देखा हत्यारे कितने बलवान हैं। ऐसे ही व्यक्तियों और समाज से कवि हताश और निराश हैं, और यही निराशा और हताशा उन्हें रामदास कविता लिखने के लिए प्रेरित करती है या मजबूर करती है। संदेश यही है कि हर व्यक्ति को अपने मुद्दों के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी और कर्तव्यों की जिम्मेदारी होना चाहिए, और यह लोकतंत्र की सुंदरता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रश्न 3 जो होता है उसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाएगा, और यहाँ आपको उसका उत्तर प्रस्तुत किया गया है। इसकी सहायता लेकर आप अपने शब्दों में भी उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए कोई एक 6 × 1 = 6। कोई 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, किस प्रकार होगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 से शीर्षक में से, प्रश्न में से कौन से शीर्षक की व्याख्या टिप्पणी लिख रहे हैं। शीर्षक हो जाएगा, आप शीर्षक का परिचय दिया जाएगा, जिसमें आपको किताब का, चैप्टर का और रचनाकार का नाम लिखना होगा, और अगला बिंदु होगा टिप्पणी या शॉर्ट नोट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होगा मुख्य बातें। कई बार ऐसे भी शीर्षक दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि 6 अंक के लिए ही है, तो हमें 2 पेज 2.5 पेज भर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। आप कितना भी लिख देंगे तो 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको
चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा।